हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ गई हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए, और क्लास 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम के बच्चे। फिर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपको आपके स्टडी की जर्नी में, आपके जो पढ़ाई का जो सफ़र चल रहा है उसमें पूरी तरह से आपको मदद करेगी। आपके लिए अगर ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके एक बार गो थ्रू कर लो भाई। और चलो अब हम चलते हैं हमारे जो क्लास 7th की जो अभी जो हमारी बुक चल रही है दूरवा, उसमें जो न्यू चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं हम लोग उसके पर थे। अभी तक हम लोगों ने मिट्टी की मूर्तियां, ये पार्ट 16 है जो कि नया आया है, और ये गद्य का ये निबंध शैली में लिखा हुआ पूरा पार्ट है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कर लिया है, और ये वाले वीडियो में हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? चलो जल्दी से अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ पार्ट 1 का। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लो, क्योंकि आपको फिर उसके आगे बढ़ने में आसानी होगी। पार्ट 1 में जनरली आपको ये बताया गया था कि जो मूर्ति है उसका इतिहास कितना पुराना है, वो जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी खुदाई में भी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। और फिर मिट्टी को मतलब हम लोग पकाने के बाद उसको जो है क्या करते हैं कि मिट्टी जब पक जाती है तो फिर वो उसका जो मिट्टी का तत्व है वो मर जाता है, और वो पूरी तरह से उसको हम लोग कहते हैं मृण मूर्ति। याद है? ताकि क्योंकि उसमें था ना कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें से मिट्टियां मिली, तो पर क्यों लेखिका ने प्रश्न पूछा था ना, ऐसा क्यों था? क्योंकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है, तो इतने लंबे टाइम तक कैसे जीवित थी? तो भाई उसका उन्होंने रीजन यही बताया था कि जो मिट्टी है उसको पकने के बाद जब हम लोग उसको पका देते हैं तो उससे जो मूल तत्व होता है मिट्टी का वो मर जाता है, और दोबारा वो मूर्ति जो है मिट्टी के पूर्ण स्वरूप में नहीं आ पाती। और भी मिट्टी से जुड़ी बहुत सारी तमाम बातें उसमें लिखी हुई थी। फिर उसमें ये बताया गया था कि देखो जो मिट्टी है वो 2 तरीके से बनाई जा सकती है। पहला, हाथ से मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। मूर्ति जो है 2 तरीके से बनाई जा सकती है। सबसे पहला हाथ से और दूसरा चाक से, ठीक है। हाथ से 3 तरह की मूर्तियां बनती हैं। सबसे पहले ठोस, पोली और उभरी हुई। अब देखो हमने आपको ये इसका अर्थ बता दिया था थोड़ा थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ठोस होती है, ठोस बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो ठोस मूर्ति होती है उसको हम लोग पूरा मिट्टी से भर देते हैं और उसको आकार दे देते हैं, ठीक है। उसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई गैप वैप नहीं रहता है। दूसरी आती है पोली। पोली मूर्ति जो होती है वो ऐसी होती है जो अंदर से खोखली हो, ऊपरी तौर पर तो दिख रही है लेकिन अंदर से वो खोखली हो। तीसरी होती है उभरी। उभरी मूर्ति में क्या होता है कि वो नीचे एक तरह से कह लो कि एक प्लेन सरफेस रहता है और उसके ऊपर हम लोग वो डिज़ाइन देते हैं और वो उभर के आती है, जो डिज़ाइन वो होती है उभरी मूर्ति, जो हम लोग जनरली दीवार वगैरह पे लगाते हैं। अब इसका उदाहरण समझो कि ठोस और पोली में अंतर कैसे हम समझ सकते हैं। मान लो कलछुल देखे हो जिससे हम लोग दाल वगैरह छौंकते हैं, उसका एक हिस्सा जो है ऊपर में, जैसे या मान लो हमें कोई चीज़ तलना हो या फिर अगर हम डोसा बना रहे हैं तो डोसे का जो बैटर है हम ऊपर की ओर भरते हैं ना, और भर करके फिर उसमें डाल करके तवे पर फैलाते हैं, तो ये है ठोस। क्यों? क्योंकि जो ऊपरी वाला पार्ट था उसको हमने पूरा भर दिया। देखो ऐसे होती है ना, एक मिनट यहाँ देखो, जैसे ये ऐसे कलछुल होता है ना। एक बात पे मैं बता रही हूँ उदाहरण के तौर पे, या चम्मच ले लो, ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा कैसे, रुक जाओ, ये ऐसे बनती है, ये वाला, इसमें हमने घोल डाल दिया। तो जब हमने इसमें घोल डाल दिया तो ये पूरा जो क्या बनेगा, ये ठोस बनेगा। अब मान लो हमने बोला कि नहीं भैया हमें डोसे के लिए बैटर नहीं करना है, हमें चाहिए कि कटोरी बनानी है, ठीक है। जैसे पापड़ी चाट वगैरह बनते हैं तो उसमें कटोरी बनती है ना, तो हम लोग घोल को, जो इसका ये निचला वाला हिस्सा है, ये इससे क्या करते हैं, उसको हम लोग वो जो घोर होता है उसमें डिप करके ले करके जो कढ़ाई होती है जिसमें तेल गरम है उसमें करके रख देते हैं। तो हमें क्या ये ऐसा ये वाला केवल एरिया मिल जाता है और इसके ये अंदर का ये चीज़ पूरी खाली होती है।
तो ये वाला जो हिस्सा है अंदर, जहाँ पे हमें अंदर में हम सामान भर सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये खोखला हो गया है कि नहीं। और अगर हम यही चीज़ पूरा भर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ठोस बन जाएगा। यही अंतर है बच्चों ठोस मूर्ति में और पोली मूर्ति में। ठोस मूर्ति जैसे कि आप कोई भी किसी के इतना चेहरे की ले लो, वो इस तरह से जो मूर्तियां होती है जिसमें पूरी तरह से मिट्टी भरी रहती है, वो हो गई ठोस मूर्ति। और जो होती है पोली होती है, कहने का तात्पर्य जो अंदर से खोखली हो। जैसे आपने गणेश जी की मूर्तियां देखी होंगी, अंदर से देखा होगा कई बार वो खाली होती हैं, ऊपरी तौर पर तो बहुत सुंदर से भरी हुई है लेकिन अंदर से वो खाली होती हैं। ये होती है दोनों में अंतर। और अब इन तीनों पर पूरा डिटेल पढ़ते हैं आगे वीडियो में। चलिए, ये थी हमारा रिकैप और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 2। हाथ से 3 तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, ठोस, पोली तथा रिलीफ, उभरी हुई। और उभरी हुई मूर्ति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रिलीफ। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ठोस मूर्ति की। अब हमें ये बता रहे हैं जया जी कि हम लोग कैसे वो चीज़ बनाएंगे। ठोस मूर्ति के लिए क्या है, पहले ठोस मूर्ति की बात करें। यह सबसे सरल तथा आसान है, पर इस तरह की मूर्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते। हर चीज़ का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब हर चीज़ का अपना फ़ायदा और नुकसान है। तो ये बता रहे हैं कि ये सबसे आसान तरीका है, ठोस मूर्ति बनाना सबसे आसान है, लेकिन हम लोग बहुत बड़ी मूर्ति नहीं बना सकते हैं। इसका नुकसान क्या है बच्चों ठोस का, कि हम लोग इसका जो है बहुत बड़ी मूर्ति हम लोग ठोस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई, वो भारी हो जाएगी, इतनी मिट्टी लगेगी कि वो भारी बन जाएगी। आगे देखते हैं। अधिक से अधिक एक बिलांस यानी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, कितनी भैया, 15 से 20 सेंटीमीटर, या फिर हम उसको एक बिलांस कहते हैं। दोनों ही इतने ही बराबर हम बना सकते हैं। 15 से 20 सेंटीमीटर से बड़ी हम मूर्ति नहीं बना सकते आमतौर पर। क्यों नहीं बना सकते, एक तो भारी हो जाएगी, और रीजन देखते हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बनाएं? अरे ये क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई गधा, हाथी, घोड़ा, पक्षी। चलो जल्दी से बताओ बच्चों, आप क्या बनाना चाहते हो। अब हमारी लेखिका हमें बता रही है कि हम ठोस मूर्ति कैसे बना सकते हैं। चलो देखते हैं। चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं। इसके बाद तुम स्वयं अन्य मन चाही चीजें बनाना। तो भैया एक बार हमें उदाहरण के तौर पर हम लोग घोड़ा बनाने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप स्वयं अपने मन से कोई भी चीजें बना सकते हो। चलो देख लेते हैं घोड़ा कैसे बनता है। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर 2 हिस्से लो। तैयार मिट्टी पता है कौन से, जो हम लोग पार्ट 1 में मिट्टी तैयार किए थे ना, क्या क्या प्रक्रिया थी उसका है ये बोल रहा है। ठीक है, 2 हिस्से ले लो, किसे, रोटी की लोई की तरह 2 हिस्से ले लो। लोई जैसे 2 गोले बना लो। देखो जब हम रोटी बनाते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आज घर पे मम्मी को या जो भी रोटी बनाता है उसको बनाते हुए देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, वो आटे को लेकर के उसके लोइयां बनाते हैं, फिर गोल सी छोटी छोटी बना देते हैं, फिर उसको दबा के हम लोग बेलते हैं रोटी बनाने के लिए। तो इसमें भी वही करना है। क्या करना है, रोटी की लोई के बराबर 2 हिस्से ले लो। ठीक है, लोई जैसे 2 गोले बना लो, लोई की तरह क्या करो, 2 गोले बना लो। इसके बाद अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रखकर लंबा कर लो। कैसे लंबा कर लो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये तो अभी मोड़ दिया गया, इसको सीधे में ऐसे लोई को लेकर के क्या करो, लंबा कर लो। जब वह एक बिलांस लंबा हो जाए, एक बिलांस मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, तो दोनों को चित्रानुसार बीच से जोड़ते हुए खड़ा करो। दोनों को बीच से जोड़ते हुए, ये जो देख रहे हो बच्चों, जोड़, ऐसे जोड़ते हुए क्या करो, खड़ा कर लो। यहाँ तक समझ आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं अब चित्रानुसार बड़ा कर लो। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो, थोड़ी सी मिट्टी और लो, और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बना लो। अब क्या करो भाई, इसका पैर बन गया, पैर बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसके सिर बनाएंगे। मिट्टी लो जो हम लोगों ने तैयार की थी, उसी से सिर बना लो, सिर का आकार बनाकर घोड़े पर लगा दो। इसके बाद क्या करो, इस पे भाई घोड़े के सिर बना के उस पे लगा दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ कान बना दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबा के, कान कैसे होता है, दबे हुए ना, दबा करके क्या करो, कान बना दो। तीली या सीख से छेद कर कर आंखें बना दो। लो, बन गया अपना घोड़ा। भाई ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा। देखो
उन्होंने घोड़ा बनाने का तरीका बताया। सबसे पहले लुई ले लो मिट्टी की, फिर उसको ऐसे मोड़ते मोड़ते क्या करो, लंबा कर लो। लंबा करने के बाद दोनों को इस तरह लगा लो। तो देखो ये 4 पैर बन गया ना। 4 पैर होने के बाद अब इसका देखो इन्होंने फिर सर बताया कि ऐसे करके सर बना लो और उसमें कान बना दो और सीख से आंखें बना दो। लेकिन इन्होंने कहीं धड़ की तो बात ही नहीं की, पेट कहाँ गया घोड़े का। चलो वो जो मिट्टी बची थी उसमें से मैं आपको बता रही हूँ, लेकर के उससे मिट्टी को आकार दे करके उसका पेट बना लो। और फिर यहाँ पे पहले पेट रख दो, फिर यहाँ पे उसका सर रख दो और फिर पूंछ बना लो। भाई घोड़ा बिना पूंछ के कितना अजीब लगेगा, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। इससे आपका घोड़ा बन जाएगा, लेकिन हाँ वो एग्जैक्टली उस घोड़े की तरह तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बन जाएगा। तो भाई आप घोड़े की पूंछ और ये सब करके और अच्छे से कलाकृति दिखाइए अपनी और पूरी तरह से घोड़ा बना लीजिए। आगे देखते हैं। इस तरीके से तुम लगभग सभी चौपाई जानवर बना सकते हो। बच्चों चौपाई मतलब पता है, 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, चौपाई। ठीक है, इस तरीके से तुम लगभग सभी चौपाई जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियां भी बना सकते हो। और जानवर के साथ साथ आप मानव आकृति मतलब मानव की जो मूर्तियां होती हैं उसको भी बना सकते हो, पर छोटी छोटी ही। हाँ, पर क्या शर्त क्या है, छोटी छोटी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ना कि बहुत बड़ी आप नहीं बना सकते हो ठोस में। फिर ठोस रूप में ज्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या टूटने का अंदेशा रहता है। एक तो भाई बहुत भारी हो जाएगी, 2 रीजन और बताए हैं। सबसे पहले उसको सुखाते टाइम या फिर पकाते टाइम उसको टूटने का, उसमें क्या उसको टूटने या फिर चटकना। चटकना जानते हो क्या होता है, चटकने का मतलब होता है मूर्तियों पे दरार पड़ना। उसकी आशंका बढ़ जाती है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम ठोस मूर्तियां बड़ी बनाते हैं तो। चलो यहां तक समझ आ गया, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप जल्दी से मुझे ये बताओ, आप लोग कौन सी ठोस मूर्ति बनाने वाले हो। अब हम लोग बात करते हैं पोली मूर्ति की। आओ अब पोली मूर्ति बनाने का तरीका देखें। जहाँ ठोस में पूरी मिट्टी हम लोग भर दिए थे, पोली में अंदर क्या होता है बच्चों, खोखला, हॉलो जिसको कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। पोली मूर्ति चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं बशर्ते उसे संभाला जा सके। देखो पोली मूर्ति जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसको आप जितनी बड़ी चाहो उतनी बना सको, लेकिन शर्त क्या है, उसे संभाला जा सके, उसको संभाला जा सके। क्यों भाई, क्या दिक्कत है, ऐसा ना हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हो और अंदर की मिट्टी गिर रही है, या इतनी जोर से ठोक रहे हैं कि कहीं और से टेढ़ी हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पोली मूर्ति है उसको आप जितना लंबा चाहो आप बना सकते हो, लेकिन इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है इसका मतलब ऐसे होता है कि अंदर का जो इसका एरिया है वो हॉलो है, अंदर उसका खोखला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आप बाहर से उसको आकार दे रहे हो और अंदर से वो गिर रही है, उसमें टूटती जा रही है। या फिर हम यहाँ ऊपर से उसको आकार दिए, ऊपर से हथौड़ी या फिर ये इस तरह खरोच रहे हैं, पता लगे वो दूसरी साइड से टेढ़ी हो रही है। तो इसलिए इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें फायदा क्या है, आप इसको जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। आगे देखते हैं, टेढ़ा हो रहा है। वास्तव में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीजें इस तरीके से नहीं बना सकते। मतलब आधार मतलब क्या कहते हैं, बेस। मतलब अगर मान लो ये आपका बेस है तो इससे बहुत आगे तक निकली हुई चीजें आप नहीं बना सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि इसका वेट आगे की ओर बढ़ेगा, वेट आगे की ओर बढ़ेगा। हालांकि अंदर से तो खोखली है, अंदर से तो उतना उसको सपोर्ट करने वाली चीजें नहीं है, तो क्या होगा, वो गिरने की आशंका बनी रहेगी, वो उसका भार नहीं उठा सकती। चलो अभी देख लेते हैं फिर आगे क्या है। वास्तव में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीजें इस तरीके से नहीं बना सकते। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। साधारण तौर पे क्या कर सकते हैं, एक बार में हम 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं। देखो भाई यहां पे एक वर्ड दिया है, सॉकेट सिस्टम। अब आप बोलोगे आद्या मैम एक बात बताइए, ये सॉकेट सिस्टम क्या है। सिस्टम तो बहुत सुना है, सॉकेट सिस्टम क्या है। भाई मूर्तियों में भी सिस्टम होता है,
और ये जो सॉकेट सिस्टम है इसका मतलब ये है कि हाथ पैर हर चीज अलग अलग बना के असेंबल करना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अलग अलग अंग हर जगह से कहीं और से बनते हैं और असेंबल होता है एक जगह पे, फिर वो हमारा मोबाइल तैयार होता है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही चीज है, मतलब हाथ अलग बन गया, पैर अलग बना, मुंह अलग बना, शरीर अलग बना और फिर हमने सबको लेकर के एक साथ असेंबल कर दिया। उसको क्या कहते हैं मूर्तियों में? सॉकेट सिस्टम। समझ में आया? चलो अब देखते हैं। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बन सकती है। साधारण तौर पे कितनी भाई? 3 फुट लंबी मूर्ति हम बना सकते हैं। फिर सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं। यानी यदि मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है। इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है। बच्चों देखो, आप लोगों को एक काम करना, नवरात्रि आती है, गणेश चतुर्थी आती है, अधिकतर नवरात्रि में देखना, जहाँ पर नवरात्रि आई ना हो पहले, जब दुर्गा मैया की जो मूर्तियां बनने का काम शुरू होता है तो देखना ऐसा नहीं है वो एक बार में पूरा शरीर बना देते हैं। जहाँ थोड़ी बड़ी मूर्ति बनती है उसकी बात बता रही हूँ, वहां पे उन लोग क्या करते हैं, सर अलग बनाएंगे, बाल अलग किएंगे, करेंगे, हाथ पांव सब करके फिर एक जगह पे बांस पे रख के वो असेंबल करते जाते हैं और फिर उसको अच्छे से बाद में डेकोरेट करते हैं। तो ये वही बात है भाई, ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? सॉकेट सिस्टम। यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी। तो भाई चलो, ये तो हो गई हमारे पोली मूर्ति के ज्ञान की बात। अब आओ देखते हैं मूर्ति असल में बनती कैसे है। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियां बनाई थी वैसे ही 8-10 पट्टियां बना लो भाई। कैसे? जैसे हम लोग लोई लेकर के उसको बेलते बेलते लंबा किए थे ना, उसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 8 से 10 पट्टी बना लो। ठीक है, आगे पट्टियों के दोनों सिर जोड़कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाओ। मतलब भाई वो जो हमने जो इस तरह से लंबा करके बनाया था पट्टी, उसके सिर किसको कहते हैं? जैसे मान लो अगर ये तुमने पट्टी बनाई है तो ये वाला जो हिस्सा है इसको दूसरी पट्टी से जोड़ के ऐसे करके मतलब सिर बना दो, ऐसा मैं बता रही हूँ। ठीक है, दोनों सिर को जोड़ते जाओ और जोड़ते हुए छल्ले बनाओ। छल्ले कैसे? छल्ला कहते हैं बच्चों, जैसे अंगूठी है ना, अंगूठी का छल्ला गोल रंग में जिस तरह होता है, गोल रंग कह रही हूँ, गोल आकार में जिस तरह से होता है उसको क्या कहते हैं? छल्ला। ठीक है, तो उसको क्या करो, जोड़ करके एक के ऊपर एक रखते जाओ। देखो ये जो तस्वीर देख रहे हो, इसको ये इस तरह से गोल वाला बना लो। बनाने के बाद सिर जोड़ करके क्या करो, इसको ऐसे एक के ऊपर एक रख के छल्ले बना बना के रखते जाओ। ये तुम्हारा ऐसे बन गया 8 से 10 छल्ले। अब इसके बाद क्या करना है? ठीक है मैम, हमने क्या किया, छल्ले बना लिए और इन्हें एक के ऊपर एक रख भी दिया। तो नहीं, तुम यह तो समझ ही गए होगे कि पट्टियों की लंबाई तथा छल्लों के आकार लगभग समान होने चाहिए। इतना तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा भाई? कि जो इसके आकार है और जो इसकी लंबाई है छल्लों की वो बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि नीचे वाला अगर इतना बड़ा है तो ऊपर वाला इतना बड़ा कर दो, उसके ऊपर वाला नहीं, एक आकार में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या करना है, छल्ले से एक लंबी जार जैसा रचना बना लीजिए। ये भैया जार जैसी रचना हमने बना ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों को के जोड़ को मिलाकर एक सा कर लो। कैसे कर लो भाई? अंदर से इसके अंदर में हाथ डालो और बाहरी हिस्से को, इसको जैसे बच्चों ये था ना, पहले ये ऐसे था ना, तो इसके अंदर हाथ डाल करके बाहरी वाला जो हिस्सा था उसको मिलाते गए। अच्छा, अंदर हाथ क्यों डाले? अगर अंदर हाथ नहीं डालोगे तो फिर तो वही हो जाएगा ना जो बोला गया था कि ऐसा ना हो हम बाहर से मिला रहे हो और अंदर से वो टूटता जा रहा हो या उसमें दरार पड़ रही हो या फिर कहीं से टेढ़ा हो रहा हो। जब हम अंदर से उसको सपोर्ट देंगे फिर बाहर से शेप करेंगे तो बच्चों उसका जो है आधार मिलने पर क्या होता है, वो सही होता है, अंदर से भी वो ठीक रहेगा, टूटने की आशंका खत्म हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? चलो आगे क्या करना है, एक हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जोड़ को मिलाकर एक सा कर लो। फिर इसी तरह बाहर से हाथ का आधार देकर अंदर के जोड़ भी मिला दो और फिर क्या होगा भाई, जो अंदर का जो जोड़ है उसको भी मिलाते चलो। देखो
पहले अंदर का हाथ सहारा लेके बाहर के जोड़ को मिला लो। जब बाहर का मिल जाए फिर बाहर का सपोर्ट करो और अंदर का जोड़ मिलाते चलो। मतलब यहाँ पे तुम्हें दो तरफा काम करना है, बाहर से भी करना है और अंदर से भी करना है। इसके बाद क्या करना है, अंदर की ओर मिलाते दो। ठीक है, तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। कभी देखे हो मटकों को कैसे बनते? जो मटका समझ रहे हो क्या? वो मटका जो हम लोग ठंड के वक्त जिसमें पानी भरते हैं, वो जो मटका होता है, देख रहे हो अंदर से वो पूरा खोखला होता है। तो वही पूछ रहे कि क्या तुमने कभी उनको बनाते हुए देखा है? उसी तरह कोई कहाँ गया, हाँ, तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। उसी तरह कोई बेलनाकार लकड़ी या की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको। ठोकना धीरे धीरे ही, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी। तो भैया ये यही बता रहा है कि हमें पहले बाहर से करना है और अंदर से सपोर्ट देना है, फिर जब हम अंदर का काम करेंगे तो हमें बाहर से सपोर्ट देना है। और हमें ये ठोकने का जो काम है लकड़ी के टुकड़े से या फिर पुराने बेलन से लेकर के करना है। तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गीली है, हम गीली मिट्टी में काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा फैलेगी, तो हमें उस चीज़ को संभाल कर कार्य करना है। मतलब देखो बच्चों, ये जो है कोई भी मिट्टी की चीज़ बनती है तो मिट्टी से लेकर के, मतलब मिट्टी बनाने से लेकर के हमें बनाने तक, और आप देखोगे अंत तक, पकाते तक, जब वो चीज़ें वस्तु पूरी पकती है ना भट्टे में, तब तक आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है हर प्रोसेस में। अगर एक भी तरीका गड़बड़ा गया तो भैया आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। देखो बच्चों, हमारे करियर के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो तमाम तरीके के हमें हर क्लास में, भाई हम 6th कर रहे हैं, 7th कर रहे हैं, 8th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, 11th 12th, करियर बनाने के लिए हर क्लास का महत्व होता है। इसीलिए भाई हर क्लास में खुद को सपोर्ट, देखो मैग्नेट ब्रेन भी ना यहाँ पे आपके वो हाथ की तरह ही है जो आपको सपोर्ट दे रहा है अंदर से, जब आपको बाहर से आपको ठीक करना है, और जब आपको अंदर से हमें ठीक करना है तो हम बाहर से सपोर्ट देते हैं, है कि नहीं? जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कर दो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई देखो बनने के बाद कैसा, ये ऐसा बनता है, वास देखो गुलदस्ता वगैरह इस टाइप से तो बनता है मिट्टी का, हो गया। अंदर से ये खोखला है और ठोस में क्या होता, ये पूरा उसी आकार में हो जाता, पूरा मतलब मिट्टी भरी रहती। चलो इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं फैले, ठीक है? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है ज़्यादा नहीं फैले, क्योंकि ज़्यादा पतला होने पर कहाँ गया, क्योंकि ज़्यादा पतला होने पर तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है। अगर ये बहुत पतला हो गया, क्या पतला हो गया, ये जो इसकी लाइन है ना बच्चों, ये अगर बहुत पतली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो टूटने की आशंका रहेगी। ठीक है मैम, यहाँ तक भी समझ में आ गया। तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है। यह 1-1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतली नहीं होनी चाहिए। कितना भैया, 1 से 1.5 सेंटीमीटर से पतली ये चीज नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं, पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपकाते हुए होंगे। कैसे भाई, अलग अलग बना के हमें चिपकाना होगा, कहीं दबाकर, कहीं उभार कर, कहीं छेद करके या काट कर इसे आकार देना होगा। इसे कैसे बनाना है यह चित्र को देखकर समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं अब हम लोग क्या बनाएंगे, मानव की आकृति। तो देखो इसमें अलग अलग चीजें लिखी हैं। सबसे पहले कहीं दबाकर। अब देखो हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे जो दबे हुए हैं तो हमें उस चीज को दबाना पड़ेगा। कुछ ऐसा होंगे जैसे नाक वगैरह उभरी हुई है, यहाँ पे हमें उभारना पड़ेगा। फिर कहीं छेद करके, छेद कैसे, नाक के अंदर की छेद हो गई, आँख को बनाने के लिए छेद चाहिए होंगे, ठीक है? तो और या फिर कहीं काट कर, जैसे हमारा गर्दन का हिस्सा इसके इधर का कटेगा, तो इसी प्रकार अलग अलग करके हमें क्या करने होंगे, उसको आकार देना होगा। चलो आगे देखते हैं। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कई जगह ऐसी है जो कि मृण मूर्तियों के लिए क्या है बच्चों, प्रसिद्ध है। कौन कौन सी वो जगह है, चलो देख लेते हैं। जैसे बंगाल में बांकुरा, बंगाल में क्या है, बांकुरा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये कुछ जगहों के नाम है जो कि बहुत फेमस है भारत के अंदर। किस चीज के लिए भाई, मृण मूर्तियों के लिए। राजस्थान के मुलैला नामक गांव जो
नाथ द्वार के पास है के कलाकार रिलीफ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या बनाने के लिए बच्चों? रिलीफ, मतलब जो रिलीफ वाली उभरी हुई मूर्ति है वो बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बातें हमारे बता रही हैं लेखिका। आगे, ये बहुत बड़े बड़े लगभग 7 बाई 7 फुट के बनते हैं। इन्हें पकाया भी जाता है। भाई जो रिलीफ वगैरह बनाते बताते बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं, 7 बाई 7 फुट का, मतलब एक स्क्वायर में जो कि 7 बाई 7 का हो, इस तरीके से। इन कलाकारों में से कुछ नाम हैं किशन लाल कुम्हार, खेमराज कुम्हार, लोगर लाला कुम्हार। ठीक है, यहाँ कुछ कुम्हारों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुका है। समझ में आया? ये बच्चों कुछ नाम हैं जो कि इस जो ये कला है उसमें बहुत पारंगत है, और उन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जिनको भाई भारतीय राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार है वो भी मिल चुका है, जैसे कि मास्टर क्राफ्टमैन। इस तरह के अवार्ड्स के नाम है जो उन लोगों को मिले हुए हैं। ठीक है भाई, देश के इन आदिवासी और लोक कलाकारों की कृतियां विदेशों में भी प्रदर्शित की गई हैं। मतलब भाई ये जो काम है, ये जो इनकी कलाएं हैं, ये केवल इंडिया लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व स्तर पर भी ये प्रदर्शन में दिखाई गई हैं। और लोग इसको अभी भी भाई बहुत सारी ऐसी जगह है जो वहाँ पे विदेशों में आप देखोगे कि भारत से मूर्तियां एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ है जो हमारे भारत की, ये क्या है, कल्चर है। ये सब जो हमारे भारत का कह लो कि बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही एक विधा, एक संस्कृति है जो आज विश्व स्तर पर लोग जिसकी सराहना करते हैं। और हमें भी कहीं ना कहीं हमारी लेखिका जी ने बता दिया है कैसे कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। कोशिश करना इस बार जब गणेश चतुर्थी आए या फिर दुर्गा पूजा है तो अपने हाथ से थोड़ा सा कुछ मूर्ति टाइप का बनाना। देखो, जो पढ़े हो कम से कम उसको एक बार देख करके तो देखो कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, या फिर आपको किसी और प्रकार की तकलीफें हुई या दिक्कत आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रिलीफ यानी उभरदार मूर्ति कैसे बनाई जाती है। हमने 2 मूर्ति कवर कर ली, अब ये तीसरी आई है, कौन सी, उभरी हुई या रिलीफ मूर्ति। ऐसे उभरदार मूर्तियां तुमने अपने आसपास घरों में देखी होंगी। कैसे भाई, कैसे? ये जो मूर्तियां होती हैं ये कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे ये बनाया रहेगा, ये पूरा इस तरीके का एक लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, इस पे हम मिट्टी से मान लो कि हमने फूल बना दिया, तो ये उभरदार रहेगा, लेकिन ये मिट्टी से बनेगा। समझ रहे हो? ये इसकी विशेषता होती है। चलो, मूर्ति तुमने आसपास घरों में देखे होंगे। इन्हीं मिट्टी से बनाने की कोशिश हम भी कर देखते हैं। चलो, क्या कहना है भाई, इन्हीं ये जो हम ऐसे जो बनती हैं उभरी हुई मूर्तियां जो होती हैं, रिलीफ मूर्ति होती है, इसको भी बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं अपन। चलो देखो क्या है, पहले इसमें क्या क्या तरीका बताया गया है। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर के दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। भैया पहले बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चलो देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोगों ने 2 मूर्तियों के बारे में देख चुका है, एक ठोस के बारे में, एक पोली के बारे में। ये तीसरा यहाँ पे जो शुरू हुई है उभरी हुई, ये अधिकतर आप देखे होंगे जो लैंडस्केप या इस तरह की जो पेंटिंग्स होती हैं जो हम बनाते हैं, दीवारों पे लगाते हैं, उसी को जब हम मिट्टी से उभरदार तरीके से उसको जो कहते हैं ना, उसकी बारीकियाँ उभर के आती हैं, वैसे हम लोग जब सजा के दीवार पे लगाते हैं वो भी एक तरह की, ये क्या होती हैं, ये बच्चों ये होती है उभरी हुई मूर्तियाँ। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ से पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर के दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। पत्थर या लकड़ी का एक समतल 45 बाई 45 सेंटीमीटर का या इससे बड़ा टुकड़ा लो। समतल मतलब एक समान, जिसका तल एकदम एक समान हो। ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये एक तरह है ना, ऐसा तो नहीं कहीं ऊपर है कहीं नीचे। समतल मतलब एकदम समान रूप से जो एरिया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कितना बड़ा होना चाहिए भाई? 45 बाई 45 का, या चाहो तो उससे बड़ा भी ले सकते हो, टुकड़ा ले लो। उस पर तैयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तह जमाओ। कैसे जमाओ ये देखो, ये मान लो तुम्हारा समतल वाला तुमने हिस्सा ले लिया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये क्या है भैया? 3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे दो
3 सेंटीमीटर इसको लंबी बनाओ। फिर ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर, मतलब एक तरह से स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। 30-30 सेंटीमीटर का क्या करो, इसमें लेकर के यहाँ पे लगभग मिट्टी से भर दो, मिट्टी से ये एरिया को पूरा भर दो, ठीक है मैम, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, चारों तरफ ये देखो, पहले ये देख लो, ये देख रहे हो, ये जो आकृति ये होती है हमारी रिलीफ मूर्ति, यहाँ पे ऐसे उभर के आया है ना, ये वाली बात हो रही है। चारों तरफ से और ऊपर से भी इसे एक सा कर लो। क्या करो भाई, चारों तरफ से और उसको ऊपर नीचे हर तरफ से क्या करो, एक जैसा कर लो। इस पर बनाने के लिए ऐसी चीज चुनो जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे या उभार ना हो, क्योंकि इसी से आगे चलकर तुम्हें अपना प्लास्टर में सांचा बनाना और सांचे से मूर्ति ढालना बताएंगे। भैया तो ऐसा कोई ले लो जिसमें नॉर्मल हो, बहुत उसमें बारीकियां ना हो, छेद ना हो, थोड़ा समतल रहे। जैसे इन्होंने अभी उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाथी बना हुआ है, तो हाथी में ऐसा तो नहीं यहाँ छेद है, नहीं है ना, बस यहाँ पे यही बात कह रहा है कि ऐसा कोई भी आकृति ले लो। क्यों? क्योंकि आगे चल के क्या बताएंगे भाई ये, क्योंकि आगे चल के तुम्हें प्लास्टर में सांचा बनाना, प्लास्टर में क्या करना है, सांचा बनाना और सांचे से मूर्ति ढालना भी बताएंगे, ठीक है। तब ऐसी रचना होने से आसानी होगी, जब ऐसा लोगे तो आसानी होगी, ठीक है भाई। इस बार हम हाथी चुनते हैं, हमने यहाँ पे भी हाथी देख लिया, तो हमें ये चीज़ पहले पता चल गया, कोई बात नहीं, इसलिए बोलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स वाले आपको हमेशा आगे रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। इस बार हम हाथी चुनते हैं, ठीक है भाई। अब मिट्टी से बनी अपनी प्लेट पर हाथी की उभारदार आकृति बनाते हैं। क्या करो, प्लेट पर जो हाथी है उससे उसकी एक आकृति बना लो, ड्राइंग कर लो, ठीक है। चाहो तो सिक्के से हाथी की आकृति प्लेट पर बना लो और फिर मिट्टी लगाना शुरू कर दो। भाई क्या करो, सीके से क्या करो, उसको एक आकृति बना लो। सीक कहते हैं बच्चों झाड़ू की सीख आती है ना, सीख वाला झाड़ू। किसी भी चीज़ से जो ऐसे समतल है उस पर क्या करो, जो भी तुम्हें ड्राइंग बनानी है, जो भी चीज़ तुम्हें बनानी है उसको बना लो, एक बार उसकी आकृति बना लो, फिर उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दो, ठीक है। आकृति में प्लेट बना लो, फिर मिट्टी लगाना शुरू कर दो। जैसे अगर ये पैर बना रहे हो, यहाँ पे मिट्टी लगाओ, जो चीज़ तुमने बनाई है उसमें मिट्टी भरते जाओ। मान लो हाथी का यह चित्र तुम अपने मिट्टी की प्लेट पर बना दिया भाई। इसके पीछे की तरफ वाला जो दो छोटे पैर दिख रहे हैं उसे थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो। कौन से भाई, ये जो पीछे के जो 2 पैर दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इसको थोड़ी सी मिट्टी लगाकर क्या करो, उभार दो। उभार कैसे दो, देखो जब तुम इसमें मिट्टी रखते जाओगे ना तो वो थोड़ी ऊपर की ओर आ जाएगी। बस ये यहीं पर यही बात इतना कह रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, मिट्टी लगा उभारो। आगे देखते हैं क्या होता है। पीछे के पैर तो हमारे बन गए। आगे की तरफ जो थोड़े लंबे पैर दिख रहे हैं उन्हें थोड़ी ज्यादा मिट्टी लगाकर उभारो। आगे के जो पैर उनको थोड़ी और मिट्टी लगा दो। पेट या फिर धड़ को पैरों से थोड़ा और ऊंचा बनाओ। पैरों से क्या करो भाई, धड़ को थोड़ा ऊंचा करो। भाई हाथी ऐसे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि पैर ऊपर है उसका और धड़ नीचे है, तो ये वही बात कह रहा है। पेट को या फिर उसके धड़ को पैरों से थोड़ा ऊंचा बना दो। चेहरे को पेट से थोड़ा कम पैरों के बराबर उभारो। जो उसका चेहरा है उसको पेट से थोड़ा कम उभारो। भाई पैरों के बराबर बोला है। कान के लिए एक पतली सी मिट्टी की तह जमाकर कान का आकार दे दो। तह मतलब लाइन ऐसे करके कान का आकार दे दो। छोटी सी पूंछ भी बना दो। आंख के लिए सीक से छेद कर सकते हो, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं। कैसा, आंखें कैसी भाई, सीक से थोड़ा सा बना सकते हो पर हल्का सा, बहुत ज्यादा गहरा नहीं, ठीक है। अब हाथी के शरीर को गोलाई देना है। अब क्या करना है भाई, हाथी के शरीर को हमें गोलाई देना है। यह तुम पुराने चाकू या फिर तुम क्या कर सकते हो, पुराने चाकू या बांस की चिकनी पट्टी से दे सकते हो। ये कैसे कर सकते हो तुम भाई, पुराना चाकू या बांस की जो चिकनी पट्टी होती है उससे आप दे सकते हो। ये बांस के पट्टियों के बारे में याद है, वो एकदम पार्ट 1 वाले वीडियो में हमें बताया गया था। आगे क्या करना है, अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सबको एक सा कर लो। अब हाथ को थोड़ा गीला करो और इन सबको एक सा कर लो। 1-2 घंटे इस गीले कपड़े और पन्नी से ढक कर रख दो। क्या करो, इसको जब ये बन जाएगा तो 1-2 घंटे के लिए गीले कपड़े से और फिर पन्नी से ढक करके इसको रख दो।
मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाए। जब मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाए उसके बाद आप देखते हैं क्या करना है। यहाँ तक करने के बाद मिट्टी तक तुमने बनाने के बाद उसको गीले कपड़े से ढक के पन्नी से पैक करके रख दिया है ताकि मिट्टी थोड़ी गीली हो, मतलब थोड़ी कड़क हो जाए, थोड़ा सॉलिड हो जाए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग मुलायम मिट्टी पे काम कर रहे थे। आगे देखते हैं। फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़ कर उसे चिकना करो। फिर चाकू या फिर बांस से क्या करो, उसको रगड़ कर थोड़ा चिकना कर लो। अब जब ये मूर्ति चिकनी हो जाए तो इस पर हल्की सी चमक आएगी। जब क्या हो जाएगा भाई, मूर्ति जब चिकनी हो जाएगी, तो जब देखो कभी कोई चीज़ चिकनी हो जाती है वो उसकी एक अलग ही चमक आती है, वो चीज़ शाइन करने लगती है। इस मूर्ति के साथ भी वही होगा। अगर इसे इस तरह से चिकना कर लोगे तो बाद में ढालने में आसानी होगी। बाद में क्या होगा भाई, ढालने में आपको बहुत आसानी होगी, बाद में तकलीफें नहीं होंगी। तो भैया ये था हमारी 3 तरह की मूर्तियां जो हम हाथ से बनाते हैं। यहाँ तक मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर तभी भी कोई दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ लें, है कि नहीं। देखो भाई, पढ़ाई और ज्ञान ऐसी चीज़ है, आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। और बाकी मैग्नेट ब्रेन्स की तो भाई पूरी टीम, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो तो भाई किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सीबीएसई बोर्ड के पूरे कोर्स को कवर कर रही हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स देख लो, वेबसाइट्स देख लो, या फिर आप अगर चाहो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर बच्चों आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, वो भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक, तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स का जो हिंदी मीडियम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड बिहार बोर्ड का पूरा कोर्स आपको कवर कराने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं। तो समझ में आ रहा है आपका काम हम लोग कितना आसान कर रहे हैं। और भाई आपको बस हम लोगों को एक काम करना है, हम आपको हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। चलो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहो तो भाई हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। और ई बुक या ई नोट्स चाहिए बच्चों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार खोल के उसको गो थ्रू कर लो। बाकी जो हमारे क्लास 7th के विद्यार्थी हैं, हम लोग अभी इसका पार्ट 3 लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। चलो देख लो भाई, मिट्टी की बात इतनी हुई है, त्योहार भी आने वाले हैं, कोशिश करो कुछ खुद से बनाने की, जितना पढ़े उसको प्रैक्टिकल तो करके देखो। बाकी तो खैर, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।